से लेकर हॉस्पिटल तक, रेस्टोरेंट और घरों में रोबोट्स की डिमांड बढ़ने से रोबोटिक इंजीनियरिंग की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। रोबोटिक इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले नौजवान कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए हाईटेक रोबोट्स बनाते हैं। दरअसल रोबोट एक मैकेनिकल डिवाइस है जो पावर सप्लाई और सॉफ्टवेयर जैसी चीज़ों से चलता है। आदाब दोस्तों, मैं हूं सुंबुल शकील। खैर मकदम है आप सभी का हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में। दोस्तों, आज हम आपको रोबोटिक इंजीनियरिंग की फील्ड के बारे में जानकारी देंगे। हम आपको बताएंगे कि इस फील्ड में किस तरह की तालीम दी जाती है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं, किस तरह के करियर ऑप्शंस आपके सामने आते हैं और आपसे एक्सपर्ट्स को भी रूबरू करवाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए सबसे पहले इस पैकेज के जरिए इस फील्ड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल कर लेते हैं। रोबोट एक तरह का ऑटोमेटिक मैकेनिकल डिवाइस है जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या मशीनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से काम करता है। इस सिस्टम में सेंसर, कंट्रोल सिस्टम, पावर सप्लाई और सॉफ्टवेयर जैसी चीजें एक साथ काम करती हैं। अगर हम रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो ये कई ब्रांचों से मिलकर बनी है। इसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलकर रोबोट के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, पावर सप्लाई, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और सॉफ्टवेयर पर काम करता है। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग करने के बाद आपके पास अनगिनत जॉब के मौके होते हैं। ये कोर्स करने के बाद आप रोबोट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रोबोट मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल के सेक्टर में काम कर सकते हैं। यहाँ पर आप रोबोटिक्स इंजीनियर, रोबोटिक्स साइंटिस्ट, टेक्नीशियन के तौर पर जॉब कर सकते हैं। वहीं रोबोटिक्स में मास्टर डिग्री करने वाले नौजवान इसरो और नासा जैसे स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस में जा सकते हैं। रोबोटिक्स के शोबे में अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो 12वीं क्लास साइंस स्ट्रीम से करना होगा। इसके बाद आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, बीई या कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। वहीं बैचलर की डिग्री पूरी करने के बाद आप रोबोटिक्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल कर सकते हैं। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले के लिए जेईई एग्जाम, TNEA, MHT, MHT, CET, KCET या CUET जैसे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम पास करना जरूरी है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि रोबोटिक्स इंजीनियरिंग एक ऐसा उभरता हुआ शोबा है जिसने नौजवानों के लिए करियर की नई राहें हमवार की है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको रोबोटिक इंजीनियरिंग की फील्ड पर थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी फील्ड पर ज्यादा बातचीत करते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की फील्ड के बारे में और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं डॉक्टर अखिलेश दासगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के डायरेक्टर डॉक्टर निरंजन भट्टाचार्य। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। सर, जैसे ही हम रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले आ जाते हैं रोबोट्स की अगर हम बात करें तो आजकल देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मदद कर रहे हैं घरेलू कामों में भी। अब रेस्टोरेंट्स में यूज़ हो रहे हैं, स्पेस में तो यूज़ होते ही हैं, हॉस्पिटल्स में यूज़ हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर बतौर एक्सपर्ट आपसे जानना चाहें रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में तो आप क्या बताना चाहेंगे? रोबोटिक इंजीनियरिंग बहुत बड़ा वास्ट है। कॉमन मैन के लिए जैसे रोबोटिक्स सुन के ही उनको लगता है रोबोट, जो एक मूवी बनी थी रजनीकांत जी ने बनाया था रोबोट नाम का, जहाँ शेट्टी होते थे, उनको कहते हैं ह्यूमन रोबोट। ऐसे रोबोटिक इंजीनियरिंग बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पे कोई भी मशीन जो ह्यूमन का काम प्रिसाइजली कर सकते हैं कंप्यूटराइज कंट्रोल से, उसी को हम रोबोट कहते हैं। जैसे डॉक्टर सर्जरी में आजकल रोबोटिक्स यूज़ करते हैं। मतलब अपना प्रिसीशन तो है ही। मैं कोई डाउट नहीं करना चाहता हूँ कि डॉक्टर MBBS करके MS करके उनका कोई गलती होगा इन ऑपरेटिंग, बट उसको भी प्रिसाइज करने के लिए अगर रोबोट करे, क्योंकि ह्यूमन फीलिंग, ह्यूमन मूड और थकान में भी थोड़ा पेशेंट को फ़र्क आ सकता है। ऑपरेशन एग्जैक्ट प्रिसाइज सर्जरी शायद ना हो,
तो इसके लिए जो रोबोटिक्स आया है, एक आर्म जैसा काम करेगा, जैसे डॉक्टर का हैंड है। डॉक्टर मॉनिटर करेंगे कि सही जगह। कभी कभी क्या होता है, ऑपरेशन करते वक्त भी जो पहले पिक्चर था उस ऊन का या वो ट्यूमर का जो भी हो, वो खोलने के बाद डिफरेंट होता है। उस समय डॉक्टर इंटरवेंशन चाहिए। अदरवाइज जो प्लान सर्जरी है वो आजकल बहुत प्रिसाइजली रोबोट करते हैं, जहाँ ब्लीडिंग भी कम होते हैं, उनका हीलिंग प्रोसेस भी, क्योंकि शार्प कट होता है। नाइफ से जो हैंड कट से डेफिनेटली वो प्रिसाइजली कटिंग होते हैं। नैनो मीटर के रेंज पे वो सर्जरी करते हैं। 10⁻⁹ मीटर, मतलब इतना प्रिसीशन होता है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि रोबोटिक्स इंजीनियरिंग जो है वो किस तरह से बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपने बताया कि किस तरह से सर्जरीज़ कर रहे हैं रोबोट्स और सक्सेसफुली कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें रोज़गार हासिल करने की, नौकरी हासिल करने की, या फिर अपना काम शुरू करने की, तो वो नौजवान जिन्होंने एक अच्छे इंस्टीट्यूट से रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में तालीम हासिल की है, उनके लिए करियर की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं? बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। जैसे हमारा कॉलेज में हमारा जो ऑनरेबल चेयरपर्सन मैम है, वो काफ़ी विजनरी है। उन्होंने हमारा जो कोर्सेज रखा उसमें आईपी यूनिवर्सिटी से हमने रोबोटिक्स को ऐड किया है। बहुत सारे चीज़ें जो हमारा सप्लीमेंट्री कोर्सेज है उसमें रोबोटिक्स लिया है बच्चों ने, इलेक्टिव रोबोटिक्स लिया, उससे स्कोप बहुत ज़्यादा है। जैसे अब ड्रोन सबने सुना होगा, ड्रोन भी एक रोबोट है। रिमोट कंट्रोल से सारा काम कराते हैं। फोटोग्राफी लेना है, प्रिसाइज ड्रॉपिंग करना है, पैरा ड्रॉपिंग करना है, सारे ड्रोन इज़ ऑल्सो ए रोबोट। एक्चुअली कोई भी मशीन जो कंप्यूटर के थ्रू जो ह्यूमन बीइंग काम कर सकता है, जिसमें रिस्क ऑफ लाइफ होता है ह्यूमन बीइंग का, उसको अगर मशीन से रिप्लेस करते हैं, वही है रोबोट। अनमैन एरियल व्हीकल जिसको हम ड्रोन कहते हैं, ऐसा अनमैन लैंड व्हीकल्स भी है जैसे बॉर्डर्स में, क्योंकि कभी कभार ह्यूमन लाइफ्स आर वेरी प्रीशियस। तो उसके जगह सेम काम करने के लिए हम रोबोट, मान लीजिए किसी को कहीं एक ऑपरेशन करके वापस आना है, तो हम एक मशीन के ज़रिए पूरा प्रोग्राम करके भेज देते हैं, वो काम तमाम करके वापस आ जाते हैं। अगर दुश्मन ने उनको हमला भी किया तो एक्चुअली ह्यूमन लाइफ का कोई ये नहीं हुआ। ऐसे ही सभी जगह रोबोटिक्स का यूज़ हो रहा है आजकल। रोबोटिक्स में तो एमलगेमेशन कहता है इसको हम, मतलब हम सारे ब्रांच, सारे टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उनको। मैकेनिकल से प्रिसाइज कैड से, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन से हम मशीन बनाते हैं। उसके बाद उसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से प्रोग्रामिंग कराते हैं। उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं ताकि उसको चलाए, कंट्रोल करे, मोटर्स चलते हैं। हर इंजीनियरिंग का ब्रांचेस उसमें इनकॉर्पोरेटेड है। बिल्कुल। अब सर, हमारे मुल्क में जो एजुकेशन, जो तालीम दी जा रही है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में, उसको आप किस तरह से देखते हैं? और रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की फील्ड में अगर कोई बच्चा तालीम लेना चाहे, एजुकेशन लेना चाहे, तो किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं और किस तरह से उनमें एडमिशन लिया जा सकता है? हाँ, तालीम, देखिए इसमें तालीम लेके तो बहुत अच्छा फ्यूचर है ही। और हमने उसको और थोड़ा, जैसे हम गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है, सिलेबस है, उससे बियॉन्ड सिलेबस भी हम गया है। हमने रिसेंटली आईआईटी कानपुर से टाई अप किया। अच्छा। हाँ, और एक बैच को तो हमने आईआईटी रुड़की भेजा ताकि वो वहाँ का जो उनका सिलेबस लिटिल एडवांस, हमसे थोड़ा बेटर है, उससे भी जाके हमें ट्रेनिंग लेके आया है। और अभी एक्सचेंज प्रोग्राम में आईआईटी का फैकल्टी हमारे बच्चों को सिखा भी रहा है। और एडमिशन के लिए जो कह रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं आजकल, हम स्कूल बच्चों का प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया, क्योंकि वो जो इंटरेस्ट है रोबोटिक्स में स्कूल से डेवलप हो। स्कूल लेवल से अगर वो डेवलप होंगे तो आके काफ़ी बच्चे, जैसे हमें रिसेंटली एक प्रोजेक्ट कंपटीशन रखा था, काफ़ी स्कूल बच्चे आए हैं हमारे यहाँ। और उनको तो देख के बहुत अच्छा लगा। मतलब कि स्कूल में 11, 12 2 साल में जो सीखा उससे एक दिन में ज़्यादा सीखा है। मतलब यहाँ पे प्रैक्टिकली देखा है, क्योंकि हम अप्लाइड साइंस करते हैं, हमको हमारा साइंस एप्लीकेशन है, हमारा थियोरेटिकल नहीं है। सो कोई भी बच्चा जो साइंस स्ट्रीम में हो, जेई मेन में अच्छा रिजल्ट करके हमारे कॉलेज में दाखिल हो सकता है और उनको डेफिनेटली वो डिग्री मिलेंगी। अब सर, अगर बात करें इंस्टीट्यूट की, तो कितना अहम हो जाता है एक इंस्टीट्यूट का नाम
अगर वो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में कोई एजुकेशन लेता है और जब बाहर फील्ड में काम करने के लिए निकलते हैं, और साथ ही अगर आपके इंस्टीट्यूट की बात करें तो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग की फील्ड में क्या कुछ नया हुआ है आपके यहाँ? देखिए, हमने आपने पहला जो क्वेश्चन था कि क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव है इस इंस्टीट्यूट और जिसमें रोबोटिक्स है। देखिए, हमारा आईपी यूनिवर्सिटी में 160 कॉलेजेस है, उसमें से 16 इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें से सिर्फ हमारा कॉलेज ऐसा है अखिलेश दासगुप्ता जो रोबोटिक्स में मतलब तरक्की कर रहा है। और इसरो जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अभी उन्होंने प्लान किया है एक व्हीकल भेजने के लिए, एक रोबोट भेजने के लिए वेनस और मार्स में, मंगल ग्रह को और वेनस में भेजने के लिए। उसका डिज़ाइन हमारा बच्चों ने पास किया है, उसको क्वालिफाई किया और उसका काम हमारा कॉलेज में स्टार्ट हो रहा है। सो जैसे आज कुलपति जी भी आए थे, पद्मश्री प्रोफेसर महेश वर्मा जी जो आईपी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, उन्होंने भी हमें पर्सनली और लिख के भी गया है, बोल के गया कि इतना अच्छा देखा हमें, मतलब वो बोला कि सबसे शेयर करेंगे कि यहाँ क्या काम हो रहा है डॉक्टर अखिलेश दासगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में। इसी से हमें खुशी मिलता है। जैसे हम एक टीचर है, हमारा सेटिस्फेक्शन जब है कोई रिकॉग्नाइज़ करे अपना अच्छा काम, बच्चे कहीं तरक्की करे, बच्चा कहीं आगे बढ़े, उसी से हमारा सेटिस्फेक्शन, हमें और कोई सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई सर आपने कि किस तरह से आपके यहाँ तालीम दी जा रही है, इस फील्ड में कितना कुछ किया जा रहा है। अब किस तरह की ख़ास स्किल्स आप स्टूडेंट्स में देखते हैं एडमिशन्स के टाइम पे? एडमिशन से पहले हम देखते हैं कि बच्चों का उस एरिया में इंटरेस्ट होना चाहिए। पहला सबसे स्किल सेट इज़ ए नॉट ए टैलेंट, स्किल कैन बी डेवलप। हम स्किल सिखा देंगे, इंटरेस्ट अगर है उनको इस फील्ड में तो बाकी स्किल हम उनको, खाली बेसिक चाहिए कि जेईई मेंस में अच्छा नंबर लाए ताकि वो क्वालिफाई करे एडमिशन के लिए। एक बार जब एडमिशन हो जाता है, हम फर्स्ट ईयर से उनको ग्रूम करते हैं। आज आपने देखा होगा हम फर्स्ट ईयर से प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं ताकि हम कुछ जाके आगे दें। और इसमें हमारा कॉलेज इसलिए फॉर्चुनेट है, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है कि जहाँ 9 ब्रांचेस पैरेलली चल रहा है। काफ़ी कॉलेजेस ने जैसे कोर ब्रांचेस, मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, उनको सरेंडर कर दिया है। लेकिन हमने क्या किया, हमने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी बच्चा आता है, सिविल में भी आता है, और उनका भी यूटिलिटी है इन रोबोटिक्स, क्योंकि जो डिज़ाइन होता है मशीन के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करते हैं। उसके बाद उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालते हैं, उसके ऊपर जो सर्किटरी डालते हैं ताकि वो काम करे, जैसे हम कंप्यूटर कहें उनको इंस्ट्रक्शन दे। मशीन इज़ अ डम डिवाइस, वो इसलिए इसको रोबोट कहते हैं। उनको कहीं प्रोग्राम करना पड़ेगा, किसी को बताना पड़ेगा आपको क्या करना चाहिए। तो इसीलिए हम ये कह रहा है कि हम कोई स्किल सेट नहीं देख रहा है, थोड़ा सा बेसिक इंटेलिजेंस होना चाहिए, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि उनका इंटरेस्ट होना चाहिए इस फील्ड में, कि मुझे एक तजुर्बा चाहिए, क्योंकि अगर स्कूल में कोई प्रोजेक्ट किया उस तजुर्बा काम आता है, और उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बताया कि ये फील्ड कितनी ज़्यादा अहम है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपका जो इंस्टीट्यूट है वो इस फील्ड में कितना कुछ बेहतर कर रहा है लोगों के करियर को बेहतर बनाने के लिए। चलते चलते आपसे उन नौजवानों के लिए मैसेज लेना चाहेंगे जो इस फील्ड में अपना करियर बनाने के ख्वाहिशमंद हैं। नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि बच्चों, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, लेटेस्ट ट्रेंड रोबोटिक्स में, रोबोटिक इंजीनियरिंग में, आप जेईई अच्छा से दीजिए, अच्छा स्कोर कीजिए ताकि आपको यहाँ एडमिशन मिले डॉक्टर अखिलेश दासगुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ में। और यहाँ आके बाकी काम हमारा है, एक गेट से आप आओगे, आपको हम रोबोटिक इंजीनियर बना के 4 साल में दूसरा गेट से जाओगे, एंड यू विल बी हॉट केक। आपको सब जगह से बुलाएंगे कि हमें चाहिए। सो इतना हमारा कॉन्फिडेंस है और हमारा कन्विक्शन है कि हमारा बच्चा जो यहाँ से पास आउट करके जाएंगे रोबोटिक्स में, वो कहीं भी एब्जॉर्ब होंगे और बहुत अच्छा काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की, अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और ये तमाम जानकारी हमें दी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर निरंजन भट्टाचार्य जो रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के बारे में हमें अहम जानकारी दे रहे थे। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और मिलवाते हैं आपको कुछ और एक्सपर्ट से।
दोस्तों, हम आपको रोबोटिक इंजीनियरिंग के बारे में लगातार जानकारी दे रहे हैं और इसी फील्ड पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अखिलेश दास गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ के सीनियर फैकल्टी डॉक्टर प्रतुल अरविंद। खैर मकदम है सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। सर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं रोबोटिक इंजीनियरिंग के बारे में, तो तालीमी सतह की अगर हम बात करें, रोबोटिक इंजीनियरिंग जो है वो लगातार एक नई फील्ड है और लगातार आगे बढ़ रही है। तो तालीमी सतह एजुकेशन लेवल की अगर हम बात करें तो किस तरह के नए बदलाव से ये फील्ड गुजर रही है? देखिए, पहले हमें, जैसा कि डायरेक्टर साहब ने अभी बताया आपको, हमें ये समझना पड़ेगा कि रोबोटिक इंजीनियरिंग है क्या। रोबोटिक इंजीनियरिंग जब नया आया ये विभाग, तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इन सब को मिला के, और इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन, इन सब को मिला के रोबोटिक्स इंजीनियरिंग आया। रोबोट क्या था, साहब ने भी बताया, रोबोट है कि जिससे हम कार्य करवा सकते हैं। तो आज की डेट में रोबोटिक्स का, अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि हमारे पास मुंबई में रोबोट के टीचर बन गए स्कूल लेवल में। कनाडा में, बाकी देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्कोप है वो रोबोटिक्स में आके लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो रोबोट ना कि एक तकनीकी शिक्षा संस्थान को मदद कर रहा है, बल्कि हमारे किसानों और अन्य में भी हमें ये सहायता प्रदान कर रहा है। और मैं आपको ये हर्ष बताते हुए मुझे हर्ष होता है कि जैसे आज पहले क्या था कि हम हिंदी टाइपराइटर लिखते थे लिखने के लिए, आप कुछ भी बोलें आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा। तो ये सब रोबोटिक्स के अंदर आता है। रोबोटिक्स में मैकेनिकल डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल कोर। मैं आपको एक और आपके संज्ञान में ये लाना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिकल, विदेश में जितने भी आपके संस्थान हैं सब जगह इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, लेकिन काफ़ी दिन तक ये चलता रहा। अब क्या है, हमें आगे बढ़ना है समय के साथ, और समय के साथ बढ़ने के लिए रोबोटिक्स इंजीनियरिंग का यही है कि आपको सारे ब्रांचेस से पढ़ के इनका जो क्रस्ट निकला है, इनको का जो समरी निकला है, उसके साथ आप इसको कैसे मानवता और देश के कल्याण के लिए आप कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, ये रोबोटिक इंजीनियरिंग है। तो इसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल भी है, मैकेनिकल भी है, और आज के डेट का AI भी टेक्निक है। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से आपने बताया कि क्या कुछ है इसमें, बदलता हुआ दौर है, हर चीज़ बदल रही है, तो किस तरह के चैलेंजेस आप नौजवानों में देखते हैं, खासकर अगर हम इस फील्ड की बात करें, और क्रिएटिविटी के साथ साथ टेक्नोलॉजी से ख़ुद को अपडेट रखना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मानते हैं आप नौजवानों के लिए? देखिए, हमें छात्र को सारे अपने कोर सब्जेक्ट को, तकनीकी को उपयोग में लाना है, और साथ साथ ये समझना होगा कि छात्रों को अपनी बेसिक्स के साथ एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से हम रोजगार पैदा कर सकते हैं। मैं एक आपको छोटा एग्जांपल देता हूँ। घर से आप चलते हैं, आप ओला में बैठते हैं, ठीक है, आपके पास कुछ दिन बाद अभी चल रही थी कि ट्रैफिक जाम से कैसे निजात पाया जाए, ठीक है, उसके लिए क्या होगा, हमारे रोबोटिक कार। तो रोबोटिक हमारा मल्टी डिसिप्लिनरी कार्य कर सकता है। एक और एप्लीकेशन, छोटी सी बात, पहले क्या था कि हेल्थ केयर सेक्टर में इसका बड़ा ही प्रभाव पड़ा है कि पहले क्या था, किसी की रीढ़ की हड्डी टूट गई तो लोग मान लेते थे कि रीढ़ की हड्डी टूट गई, उसका ऑपरेशन संभव नहीं है, अब तो उनका कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमारे इंजीनियर्स ने मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, हल्का सा चीरा करके, जिसमें खून भी 1 या 2 बूंद भी निकलता है, रोबोट जरा उसको ठीक कर लिया जाता है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? तो मैं आपको बता रहा हूँ, किसानों के लिए, किसान इस चलचिलाती धूप में घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, आपका फील्ड को तैयार कर रहे हैं, लेकिन हमारे इंजीनियर्स रोबोट की मदद से, आप देखेंगे कुछ दिन पहले इटली में ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है कि वो टमाटर की खेती हमारा रोबोटिक्स कर रहा है। तो ये एक हमारे दौर की बहुत काफ़ी प्रगतिशील है। तो जिस तरह के चेंजेस से इंजीनियरिंग की जो लाइन है, ये फील्ड है, गुजर रही है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसको बहुत ही अति आवश्यकता और आज के नीड की तरह से देखता हूँ। अगर आज ये नहीं करेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। आपको एप्लीकेशन, मतलब आपको उसको योजना करना है। मैंने आपको भी हेल्थ का दिया था, कुछ साल पहले तक बड़े बड़े अस्पतालों में हार्ट सर्जरी होता था। उसमें क्या करते थे कि आपको चीरा लगाया, बेहोश कर दिया, फिर बच्चा आदमी उठ सकता है कि नहीं। आज के डेट में क्या है, रोबोटिक सर्जरी कराइए, हार्ट की सर्जरी, और अगले दिन आप डिस्चार्ज हो जाइए। तो हर स्टूडेंट्स को हर फील्ड में अपने आप को अग्रसर करने के लिए, अपने आप को दुनिया के साथ संबंधित करने के लिए,
आपको ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब सर ये जो फील्ड है इसमें प्रैक्टिकल की काफ़ी अहमियत हो जाती है, तो अगर बात करें आपके इंस्टीट्यूट की, तो किस तरह की ट्रेनिंग आपके यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है? जी, हमारे यहाँ पे जो हमारा ग्रुप है इन्होंने एक बहुत है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, गेस्ट लेक्चर, बड़े बड़े संस्थानों में जाना, हायर एजुकेशन को विजिट करना, तो ये सब हमारे संस्थान का एक यही मॉडल है। प्लस हमारे बच्चे इनोवेशन सेल के अंतर्गत नए नए प्रोजेक्ट करते हैं। अभी सेकेंड ईयर से ही, विश्वास नहीं करेंगे आप देखेंगे, फर्स्ट ईयर से बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और बच्चे को ये बताया गया है कि आप प्रोजेक्ट ऐसे अपने पाठ्यक्रम के लिए मत करो, बल्कि जो कि समाज को सहायता दे सके उनके लिए करो, दिव्यांग जनों को मदद हो सके उनके लिए करो। हमारे बच्चे प्रोजेक्ट कंपटीशन में यूनिवर्सिटी की तरफ काफ़ी अवार्ड जीते हैं और लास्ट टाइम हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट का ये मैसेज था कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना है और हमने उसको इलेक्ट्रिक साइकिल के रूप में भी दिया है ये कार्य। तो ये हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहन की बात है कि बच्चे हमारे दिव्यांगजनों के लिए और देश के साथ जो ज़रूरतमंद है विकसित भारत की कदम बढ़ाने के लिए उसकी ओर अग्रसर है। बिल्कुल। सर क्या वो ख़ास काबिलियत या स्किल आप देखते हैं एक नौजवान के अंदर कि अगर वो इस फील्ड में आए तो इस फील्ड में बेहतर कर सकता है, वो एक बेहतर करियर बना सकता है? सर्वप्रथम मैं तो बोलूँगा कि इस फील्ड क्या किसी फील्ड के लिए आज के दौर में आप में जोश और परिश्रम की क्षमता होनी चाहिए। प्लस सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बोलना चाहूँगा, नौजवानों में ये कंसेप्ट होना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ। आज का वो ज़माना नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के पहले कि जो पढ़ना है पढ़ रहे हो। आज हम पढ़ाने जाते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं कि सर इसका मीनिंग क्या है। हमारे संस्थान में अगर हम कोई डेफिनेशन बताते हैं तो उसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बताना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम तो फिर कम्पीट नहीं कर सकेंगे। तो आज के बच्चों में भी इस तरह से प्रेरणा स्रोत हैं कि कैसे हम अपनी टेक्नोलॉजी से देश की सेवा कर सके और विश्व में सर्वप्रथम अपना नाम रोशन कर सके। सर रोबोटिक इंजीनियरिंग कितनी इंटरेस्टिंग फील्ड है ये, और क्या कुछ करियर ऑप्शंस हैं बच्चों के लिए, किस तरह की तालीम है, किस तरह के बदलाव से फील्ड गुजर रही है, सब आपने बताया हमें। अब चलते चलते आपसे एक मैसेज लेना चाहेंगे उन नौजवानों के लिए जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। मैं तो बोलूँगा ये एक इमर्जिंग फील्ड है और इसके लिए ये मत समझ लिए कि रोबोटिक्स खुद पढ़ने से आ जाएगा। इसके लिए आपको कंप्यूटर साइंस, CST, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, AIDS, AIML सब में आपको अग्रसर, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर, आज के डेट में फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाइएगा, उन ब्रांचों में जो भी पढ़ें स्थिरता से पढ़ें और हमेशा दिमाग में रखें कि हमें समाज को मदद करना है। देश तभी विकसित होगा जब हम समाज को मदद करने के लिए, समाज के लिए हम प्रोजेक्ट्स करेंगे। हमें सबको जो भी तकलीफ़मंद है उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला और हमें ये तमाम जानकारी दी। थैंक यू मैडम, सो काइंड ऑफ यू। नमस्कार। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर प्रतुल अरविंद जो हमें रोबोटिक इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी दे रहे थे। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कुछ और एक्सपर्ट से। दोस्तों रोबोटिक इंजीनियरिंग की फील्ड के बारे में हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं और इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं IP यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर महेश वर्मा। खैर मकदम सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। सर अभी हमने देखा स्टूडेंट्स ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं, अपने क्रिएटिविटी का मुजाहरा प्रदर्शन किया है। किस तरह से आप देखते हैं ये जो उन्होंने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं उनके करियर ग्रोथ के लिए वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है? देखिए ऐसा है, जब भी कोई इस तरह का मौका आता है तो एक बच्चे में जो इनोवेटिव थिंकिंग है, क्या नया क्या करना है, वो सोच का जो है उसका उजागर होता है, उसकी वो सोच उसमें आती है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो भी हम सोचते हैं वो सक्सेसफुल होगा या वो उसको हम वास्तव में हम फाइनल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे, बट एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है कि वो क्रिटिकल थिंक करते हैं, इनोवेट करते हैं, प्लान करते हैं, डिज़ाइन करते हैं और फिर इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें बहुत सारी जो कलाएं हैं, बहुत सारी जो स्टेप्स हैं वो बच्चा सीखता है। और ये आजकल के ज़माने में वो जो पुराने ज़माने में जो रटना होता था, रोट लर्निंग थी या आपने क्रैम कर लिया और दैट इज़ इट, वो नहीं है। आज हर चीज़ जो है एनालिटिकल है, क्रिटिकल है।
कैसे हम एनालाइज करें, कैसे हम करें, कैसे हम हाउ वी थिंक अनकन्वेंशनल, नॉट रन ऑफ द मिल। तो इस तरह के जब भी कोई प्रोग्राम होते हैं तो बच्चा अलग सोचता है, और एक टीम वर्क कैसे मिल के कोलैबोरेट करके सिनर्जी कैसे हम लाएं, कैसे हम एक दूसरे को इंटेग्रेट करें। देखिए हर बच्चे में कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ क्षमता होती है ना, किसी में कोई क्षमता है, किसी में कोई और क्षमता है। तो ये वो सारी क्षमताओं को मिला के एक नया रूप देना, वो इस तरह के जब हम कंपटीशन या इस तरह के हम फेस्टिवल करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं तो वो बच्चे में इस तरह की चीज़ें आती हैं। और वो आज कल के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हमें हर चीज़ जो है इनोवेशन करनी है, हमें डिफरेंट करनी है, और इस तरह से करनी है ताकि हम उसको आसानी से कर सकें, सिंपल तरीके से कर सकें बहुत। और जो भी हम काम करें वो कैसे हम एक समाज तक, कैसे कम्युनिटी तक जो है उसका फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं? बिल्कुल, चाहे रोबोटिक्स हो या मशीन लर्निंग हो या एआई हो, सबकी डिमांड बढ़ती जा रही है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ग्लोबली बढ़ती जा रही है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर दिस इज़ द टेक्नोलॉजी एज वी आर लिविंग इन। तो इसकी डिमांड बढ़ी, और बच्चों को मैं बोलूँगा आजकल बहुत सारे फ्री कोर्सेज़, ऑनलाइन कोर्सेज़ आपको स्कूल के बच्चों को मिल सकते हैं। गूगल बहुत सारे कोर्सेज़ दे रहा है, कोर्सेरा है, मल्टीपल कोर्सेज़ जहाँ पे वो जाके सीख सकते हैं। उनका एक इंट्रोडक्शन हो सकता है कि व्हाट इज़ रोबोटिक्स, व्हाट इज़ मशीन लर्निंग, व्हाट इज़ कोडिंग, व्हाट इज़ एआई। तो वो कोर्सेज़ वो करें अगर उनको फ्यूचर में उनको लगता है कि उनको इस स्ट्रीम में जाना है। और इसमें कुछ आजकल इतने सिंपल तरीके से ये सब सिखाया जा रहा है कि बिल्कुल सबको ये देखना चाहिए एक बार, क्योंकि यही फ्यूचर है हमारा। दोस्तों, रोबोटिक इंजीनियरिंग के फील्ड पर एक्सपर्ट से बात करने के लिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में, जहां हम बात करेंगे आपकी नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में। हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आपके लिए कहां-कहां नौकरियां अवेलेबल हैं और कौन-कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। आइए जल्दी से देख लेते हैं। हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।